हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में, यानी कि कठोर दायित्व के सिद्धांत के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले देखो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कि कठोर दायित्व का सिद्धांत। कठोर दायित्व का सिद्धांत। कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है ये कोई जरूरी नहीं कि जो है एक ही कोई एक्ट में ये प्रतिपादित है। ये जो प्रिंसिपल है इसको हम तीन जगह पे देखेंगे, तीन एक्ट में देखेंगे। सबसे पहले तो ये एक चीज ध्यान से देखेंगे, ये जो है इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये अप्लाई किया गया है कठोर दायित्व के सिद्धांत को। उसके बाद दूसरा नंबर जो है हम बात करने वाले हैं आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, जो कि 1860 का है। और बात करने वाले हैं टॉर्ट्स के बारे में। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग अपकृत्य विधि। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसका जो सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमको देखने के लिए मिलता है, आईपीसी में भी मिलता है और टॉर्ट्स में भी मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कोडिफाइड लॉ है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कोडिफिकेशन क्या गया है, जिसको बोलते हैं संहिताबद्ध। ठीक है, संहिताबद्ध कानून है, ये भी कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब ये है कि इसमें जो है इनको प्रॉपर तरीके से जो है इसको सेक्शन या आर्टिकल में जो है इसको कलेक्ट करके रखा गया है। ठीक है, समाहित किया गया है। तो अब ये जो टॉर्ट्स है इसमें कोई सेक्शन वगैरह नहीं है, ये अनकोडिफाइड लॉ है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको पता होगा पहले से। अनकोडिफाइड लॉ और संहिताबद्ध। तो ये इतना चीजें जो हमको पता चले कि कौन सा कोडिफाइड है, कौन सा अनकोडिफाइड है। तो अभी सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोडिफाइड है कि अनकोडिफाइड है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो एक चीज ध्यान से देखना कि कठोर दायित्व का सिद्धांत, ठीक है, कोडिफाइड तो है ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सारे जितनी भी चीजें मिलेंगी वो आर्टिकल के फॉर्म में मिलेंगी और प्रॉपर तरीके से आपको पता होगा 395 आर्टिकल है, जिसमें और भी बढ़ चुके हैं, लगभग 450 के करीब हो चुके हैं, लेकिन 395 हम अभी बोल रहे हैं। ठीक है, 450 अभी प्रेजेंट टाइम हो गए, बाकी और उसमें अमेंडमेंट वगैरह जोड़ करके आर्टिकल को इंक्रीमेंट किया गया। ठीक है, कठोर दायित्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे अप्लाई होता है, ये चीजों को हमको इस चीजों को समझना है। ठीक है, देखो ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कठोर दायित्व का सिद्धांत हमको सबको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो अमेंडमेंट होता है, ठीक है, उसमें जो अमेंडमेंट होता है जिसको बोलते हैं संशोधन। ठीक है, संशोधन जो है किसमें बताया गया, आर्टिकल 360(80). ठीक है, ये सबको पता है। तो इसमें जो है कठोर दायित्व का जब भी संशोधन करने की बात आती है तो कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है वहां पे आता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वहां पे देखी जाती है। और कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह नम्य के साथ साथ जो है नम्य और कठोर दोनों है। न तो वो ज्यादा फ्लैक्सिबल है, ठीक है, न तो ज्यादा वो फ्लैक्सिबल है और न तो ज्यादा वो हार्ड है। तो फिर कुछ जगहों पे वो हार्ड भी है, कुछ जगहों पे वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये चीज आप को ध्यान में रहना चाहिए। तो सारे सभी चीजों को अब कहा जाता है कि आपको पता होगा कि बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे, जो है शंकरी प्रसाद का केस है, गोलकनाथ का केस है। ठीक है, केशवानंद भारती का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें जो है ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल में हम संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं हमको अमेंडमेंट करना है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही फ्रस्ट्रेट हो जाए, यानी कि जो उसकी मूलभूत ढांचा है जिस पे वो खड़ी है पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन,
वही जो है नष्ट हो जाए। तो जो है वो संशोधन कर सकते हो, लेकिन उनके मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए। तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते संशोधन, ठीक है, कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो कठोर और जो नम्य दोनों प्रकार के जो है अपनाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कुछ जो है जगहों पे लागू होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता है। तो ये चीज है। अब हम बात कर लेते हैं जो है टॉर्ट्स की, डायना पीसी की बात करेंगे, ठीक है। तो टॉर्ट भी एक अच्छा खासा जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसमें जो है एक बड़ा ही जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एक बहुत ही अच्छा सा केस है जिसको आप लोग जानते होंगे, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि यहाँ पे जो है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर किस वाद में जो है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है ले डाउन किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो ये था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ठीक है। इसमें जो जस्टिस थे, ठीक है, उनका नाम अधिकतर पूछ देता है कि जस्टिस कौन थे यहाँ पे। तो जस्टिस जो है यहाँ पे कौन थे, यानी कि जिसको बोलते हैं न्यायमूर्ति, ठीक है, वो थे ब्लैकबर्न। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि जस्टिस ब्लैकबर्न थे, ठीक है। और एक्स जो है जस्टिस ब्लैकबर्न के द्वारा जो है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो है प्रिंसिपल जो है यहाँ पे ले डाउन किया गया था, ठीक है। बस हमको यहाँ पे यही जानना है कि क्या चीज़ है। जब हम टॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे, तो डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है, वहाँ पे हम बात करेंगे। बस हमको अभी यहाँ तक इतना ही जानना है, ठीक है। एक्स एकर चैम्बर्स के द्वारा जो है ये जस्टिस ब्लैकबर्न ने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जब टॉर्ट्स में आपसे पूछे तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी में। आईपीसी में एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ भी जो है ले डाउन किया गया है। बहुत सारे ऐसे जो आईपीसी के सेक्शन हैं जिसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है लागू होता है, किस जगह पर नहीं। उससे पहले हमको ये चीज़ समझ लेना जरूरी है, जब कभी भी हम आईपीसी की बात करते हैं तो एक चीज़ तो हमको बिल्कुल समझना जरूरी होता है कि देखो जो क्राइम होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपराध होते हैं, ठीक है, उनके एसेंशियल एलिमेंट को हमको समझ लेना जरूरी है। देन हम उसको समझेंगे तो अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं मुख्यतः जो है 4 प्रकार के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि देखो मानव होना चाहिए, यानी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि भाई जब आईपीसी की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग होगा तभी तो हम उसकी बात करेंगे। किसी जानवर के द्वारा किया गया कोई एक्ट है, ठीक है, तो वहां पे आईपीसी के लिए पनिशमेंट तो वहां पे नहीं करता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पे मानव होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, पहला काम ये है। अब मानव है तो उसके द्वारा जो है मानव है तो वो ऐसा भी नहीं कि विधि द्वारा जो है वो उसके ऊपर कुछ दंड निर्धारित होना चाहिए। मानव है और उसके ऊपर जो है कुछ जो है लॉ के द्वारा पनिशमेंट निर्धारित होना चाहिए। तो ये चीज हो गया। दूसरा नंबर जो उसके द्वारा जो कोई कार्य करना होना चाहिए, यानी कि एक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसके द्वारा जो है कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, दोनों आप हो सकता है, कार्य तथा लोभ, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओमिशन, ठीक है, एक्ट और ओमिशन, ठीक है। अब एक्ट और ओमिशन को हमको समझना है तो एक्ट और ओमिशन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है, ए क्या करता है, इसका मर्डर कर देता है बी का, तो अब यहाँ पे ए ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, ठीक है, इसका मर्डर कर दिया। तो अब ये ए के द्वारा कुछ एक्ट किया गया है, ठीक है, ए के द्वारा क्या किया, कुछ एक्ट किया गया है। लेकिन सपोज कर लो कि अगर ये काफी फेमस एग्जांपल है, ए मान लो ये जेलर रहता है, ठीक है, ए क्या है, एक जेलर है, और बी नामक एक कैदी है जिसको वो क्या करता है, ए की ड्यूटी है, ये बाउंड है ड्यूटी से कि भाई इसका कर्तव्य है कि इसको क्या करे, खाना दे, ठीक है। बट क्या करता है, ये खाना नहीं देता है या प्रॉपर तरीके से जो है वो जो है खाना नहीं देता है, तो ये अपने जो इसका जो एक्ट है, जो चीज करना चाहिए वो उससे क्या कर रहा है, ये पीछा मतलब मोड़ रहा है अपने आप को, ठीक है। तो जो एक्ट, जो चीज
लॉ द्वारा ये बाउंड है और जो चीज करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी जो कार्य है उससे ओमिट कर रहा है, मतलब लोप कर रहा है उसका, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ओमिशन और ये बोलेंगे डायरेक्ट, मतलब एक्ट, ठीक है। तो क्राइम में क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम तो मानव होना चाहिए, दूसरी बात कि लोप होना चाहिए, ऐसे मानव के द्वारा जो है कार्य या लोप होना चाहिए, दो चीज यहाँ पे क्लियर हुआ, कार्य या लोप होना चाहिए। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होना चाहिए दुराशय, दुराशय, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेंसरिया, ठीक है। यानी कि उसका ऐसे ऐसे कार्य या कोई कार्य करने का जैसे मेंसरिया हो, जैसा मान लो कि मेंसरिया का मतलब ये हुआ कि दुराशय है ना, इविल इंटेंशन होना चाहिए, इसे बोलते हैं दुराशय का मतलब इविल इंटेंशन, ठीक है, कोई क्राइम करने का, किसी के प्रति जो है नुकसान पहुंचाने का उसका आशय होना चाहिए, दुराशय की बात। और अगर उसका इंटेंशन है तो फिर बाद में उस जिस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच रहा है वो, उसको क्षति भी होनी चाहिए, डैमेज भी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि भले ही हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं किसी को ये चीज करना है, चलो हम मान लेते हैं, इसमें से कोई एक नहीं रहा तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, ये भी समझ लो। इसमें से कोई जो एसेंशियल एलिमेंट 4 हमने बताया उसमें से कोई एक अगर मिस किया तो उसकी कैटेगरी से बाहर, ठीक है, क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक है। कुछ कंडीशन को अगर छोड़ दिया जाए तो मान लो, अगर मान लो कि दुराशय नहीं रहा तो क्या होगा, नहीं होगा, क्षति होनी चाहिए, ठीक है, यानी डैमेज होनी चाहिए। मान लो कि कोई लोभ कर रहा है, ये यहाँ पे देखो जेलर इसको खाना नहीं दे रहा, ठीक है, लोभ कर रहा है लेकिन ये मरा ही नहीं, कुछ हुआ, ठीक है, क्षति हुई नहीं हुई, तो होना चाहिए तभी ये इसकी कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप ये चीजें समझ में आया होगा, हम इसको डिटेल में जो है हम बताएंगे आगे चल करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आईपीसी और टॉर्ट्स में भी आता है, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं बस ये, मेनली हमको आईपीसी में ही देखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आईपीसी में क्या होता है कि कठोर दायित्व का सिद्धांत के लिए एक प्रतिपादित मैगजीन है, उससे रिलेट करता है, जैसे एक्टस नॉन फेसिट रियम, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीशी मेंसिटरिया, ठीक है। ये एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिटरिया, ठीक है, ये एक लीगल मैगजीन है। अभी इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेट करके, और इसका मेनली जो मतलब है कि मात्र कोई कार्य, ठीक है, कोई ऐसा कार्य जो मेरे द्वारा किया गया हो, ये तब तक जो है मेरा नहीं है जब तक उस कार्य को करने के प्रति जो है हमारा एवल इंटेंशन ना हो, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में देखें तो मात्र की कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उस व्यक्ति का इरादा ना, ठीक है। लिख देते हैं, मात्र कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक ऐसे कार्य करने का उसका इरादा ना हो, ठीक है। यानी कि देखो, ये बहुत ही आसान है कि कोई भी कार्य किसी व्यक्ति को तभी दोषी बना सकता है जब उसका इंटेंशन होना चाहिए, वो भी कैसा, इविल इंटेंशन होना चाहिए, बैड इंटेंशन होना चाहिए, तभी जो है क्या होगा कि वो दोषी उस चीज को बनाएगा। तो यहाँ पे हमको दो चीज समझ में आया कि देखो भाई, क्राइम जो है ना दो चीजों की बात करता है बेसिकली। एक तो क्या होना चाहिए कि मेंसरिया होना चाहिए, सबसे पहले काम है मेंसरिया होनी चाहिए, और दूसरा काम है इसका एक्टस रियस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब
कि उसका एक क्या होना चाहिए, एबल इंटेंशन। एक निंसरिया का मतलब होता है क्या, एबल इंटेंशन, ठीक है, यानी कि दुराशय होना चाहिए, एबल इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है, मन स्थिति या आशय भी कह सकते हो ऐसे कार्य करने का, और उसके द्वारा जो है कोई कार्य या लोप होना चाहिए। एक्टरफियरेंस का मतलब कोई एक्ट होना चाहिए, एक्ट में ओमिशन जो है वो उसमें है, ठीक है। ये दो चीजें जो है यहाँ पे होती हैं। लेकिन पता है कि हमको पता चला कि क्राइम के लिए दो चीजें तो होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेंसरिया का न होना जो है, इन दोनों में से कोई एक भी रहा तो वो लाइबल होगा, ठीक है। कुछ जगहों पे अपवादी की स्थिति है उनकी, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि दिस इज नॉट एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि ये जो है ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं कह सकते कि हाँ जो है ये क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट हैं और ये दोनों होंगे, तो मतलब कई बार ये दोनों नहीं होने, मतलब दोनों में से कोई एक नहीं होने पर भी ये चीजें जो है लागू हो जाती हैं और क्राइम की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि मात्र जो है कार्य के आधार पर, मात्र जो एक्ट के आधार पर जो है व्यक्ति को दोषी बना दिया जाता है, ठीक है। मात्र यहां लिख देता हूं, ठीक है, मात्र कार्य के आधार पर दोषी कई बार बना दिया जाता है, याद रखना। तो कई बार ऐसा होता है कि मात्र कार्य के आधार पर जो है दोषी जो है बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि मेंसरिया की कोई आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना कि मेंसरिया की वहां पे कोई जरूरत नहीं है। ओनली जो है एक्टस रियस जो है क्या करेगा, उसको क्राइम के लिए वो बना देगा, ठीक है। अब देखो इंग्लैंड में जो है, पहले हम इंग्लैंड का देख लेते फिर भारत का देखेंगे। इंग्लैंड में जो है कुछ ऐसे अपराध हैं, 3 ऐसे अपराध हैं, ठीक है। इंग्लैंड में 3 ऐसे अपराध हैं, ठीक है, जिनके लिए दुराशय की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ठीक है। इन इंग्लैंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्राइम, ठीक है, which have not necessity for mention, ठीक है, यानी कि कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मात्र जो है इंग्लैंड 3 ऐसे अपराध हैं जिनके लिए आवश्यकता नहीं होती दुराशय, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे अपराध है उसको हम मेंशन यहां करते हैं। तो सबसे पहला जो अपराध है, याद रखिएगा कि यहां पे पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोक उपताप। टॉट्स में आपको मिलेगा, आईपीसी में मिलेगा लोक उपताप। अगर हम बात करें आईपीसी अपने, ठीक है, तो आईपीसी में कौन से जगह पे लोक न्यूसेंस की बात किया गया है, तो आईपीसी का सेक्शन है 268, ठीक है। अगर आईपीसी में आप जाओगे तो 268 में लोक न्यूसेंस, चैप्टर नंबर बता देता हूं, चैप्टर नंबर 14 में चले जाना, ठीक है। चैप्टर नंबर आईपीसी का चैप्टर नंबर 14 सेक्शन 268 में ये चीज मेंशन किया हुआ है, ठीक है। क्या मेंशन किया गया है, लोक न्यूसेंस का। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड में जो पहला लोक न्यूसेंस जो है, यानी पहला ऐसा ये अपराध है जिसमें जो है आवश्यकता नहीं है मेंसरिया की, ठीक है। दूसरा नंबर होता है क्रिमिनल लाइबल, आपराधिक लेख। अब ये क्या होता है, एक होता है आपराधिक लेख और एक होता है आपराधिक वचन, इसको स्लैंडर बोलते हैं, और ये क्रिमिनल लाइबल है। तो ये तो बचाव मिल जाएगा,
मतलब आपराधिक वचन में वो आईपीसी में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आपराधिक लेख जो है यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट जो है, विदाउट क्या होगा यहाँ पे कि बिना जो है ये चीज होते हुए, मतलब ये कहने का मतलब बिना मेंसरिया के होते हुए, बिना एवल इंटेंशन के होते हुए भी ये लाइबल होगा, मतलब इंग्लैंड में ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा है कंटेंट ऑफ कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर। ठीक है, कंटेंट ऑफ कोर्ट, कंटेंट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। अब ये क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब, सोचो कि अगर जो है कोर्ट ने कोई तुम्हारे खिलाफ जो है इंजंक्शन जारी कर दिया, कोई भी आदेश जारी कर दिया, ठीक है, या कोई ऑर्डर जारी कर दिया, ठीक है, आदेश जारी कर दिया, और तुम उसको मान ही नहीं रहे हो, तो नहीं मान रहे तो कहीं तो ये क्या हो रहा है, उसके आदेशों का, व्यादेशों का अवहेलना कर रहे हो तुम, तो उसी को हम कहेंगे कि वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आएगा, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस तरह से हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं कि देखो है बड़ा इंपॉर्टेंट, और देखो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एटलीस्ट बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, झारखंड की कर रहे हो, यूपी की कर रहे हो, कहीं की भी कर रहे हो, जहाँ कहीं भी देखो कुछ, अभी आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे जाएं तो देखिए बहुत सारे आपको मिलेंगे, और तो चीज़ें वहाँ से सब एक लिंक करके जो है समझाई गई हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जो आगे चल करके आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और यदि आप LLM वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए तब भी ये काफ़ी बेनिफिट है कि ये चीज़ें जानना जरूरी है कि कहाँ पे है। ठीक है, और एक चीज़ और, यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो आप नए वीडियो से तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियोस ये आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जो है आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक है, तो इतना सारा चीज हमने डिस्कस किया। इंग्लैंड में जो तीन है, जिनमें जो है पब्लिक न्यूसेंस, क्रिमिनल लायबल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मेंसरिया की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने भारत देश में। ठीक है, तो भारत देश में क्या होता है, यानी कि इंडिया में कितने ऐसे अपराध हैं जिनमें मेंसरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओनली एक्ट जो है, केवल एक्ट पे ही उसे लाइबल माना जाएगा, दोषी करार दिया जाएगा। कुछ ऐसे, अब देखो कुछ ऐसे जो होते हैं ना, कुछ ऐसे अपराध होते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया गया है। ठीक है, तो ये मान के चलना है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके प्रति काफी कठोरता निभाई गई। ठीक है, और सही बात है, अगर ऐसा ना किया जाए तो कुछ चीजें सबके साथ तो नहीं है ना, तो हम इंडिया में देखते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन इंडिया। भारत में जो है कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है, यानी कि कठोर दायित्व का जो प्रिंसिपल है वो किन किन जगहों पे, किन किन पॉइंट पे जो है ये बताएगा, कितने कितने ऑफेंस है, कितने क्राइम है, ठीक है, कितने अपराध है जहां पे जो है भारत में इस चीज को बताया गया है। ठीक है, तो कहा गया कि भारत में टोटल 5 टाइप्स के हैं, 5 प्रकार के ऐसे अपराध हैं जिसमें मेंसरिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि मेंसरिया इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक्ट ही उस व्यक्ति को क्या करेगा, दोषी बना देगा। तो कौन कौन से वो चीज हम लोग डाउन करते हैं, तो सबसे पहला इसमें है किडनैपिंग। सबसे पहला है किडनैपिंग। किडनैपिंग को हम कहते हैं व्यपहरण। अब देखो पहले किड का मतलब होता है चाइल्ड, यही दोनों ये हम समझा देते हैं। नैपिंग का मतलब होता है कि गार्जियनशिप से बाहर ले जाना, ठीक है, आउट ऑफ गार्जियनशिप। ठीक है, ध्यान से समझते चलो, ये मैं चाहता तो पूरा वहीं पे मैं पूरा लिख करके बता देता,
ठीक है, पांचों टाइप। लेकिन मैं समझाते चल रहा हूँ कि देखो किडनैपिंग क्या होता है, उसमें ही छिपा हुआ है किडनैपिंग। ठीक है, तो किडनैपिंग क्या है, तो यहाँ पे जो है बच्चे को उसके गार्जियनशिप से बाहर ले जाना ही किडनैपिंग कहलाता है। ठीक है, बच्चे को उसके गार्जियन से बाहर ले जाना ही क्या कहलाता है, किडनैपिंग कहलाता है। सेक्शन कौन से आईपीसी के, 3559, 360 और 361 आप जा करके देखिएगा, तो वहां पे जो है किडनैपिंग की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके बाद जो है ये किडनैपिंग के बाद जो दूसरा नंबर आता है, सेकंड जो जिसमें मेंसरिया की जरूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं बाइगेमी। और हम बता दें कि एग्जाम में इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है बाइगेमी से, और अगर आप जो है देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा, चाहे वो आप सिंगल पब्लिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या ओपी त्रिपाठी कर रहे हो या घट्टा चक्र कहीं से भी कर रहा हूँ, तो बाइगेमी से क्वेश्चन उठा है कि किसमें मेंसरिया की। और जितना मैं प्रिंसिपल वगैरह डिस्कस किया हूँ ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, तो उसमें से क्वेश्चन आपसे मिलेगा। ठीक है, तो बाइगेमी यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, द्विविवाह। ठीक है, द्विविवाह, इसमें भी मेंसरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मेंसरिया की जरूरत, एक ऐसा ही अपराध है जिसमें जो है यहाँ पे मेंसरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेक्शन कौन से हैं इसके, तो 494 और 495 इसके विवाह से रिलेटेड जो है इसके सेक्शन है। ठीक है, और हमको पता है कि हमारे भारत देश में केवल और केवल जो है एक हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, उसमें जो है क्या कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन फॉर मैरिजेस के लिए सेक्शन 5 बताता है। ठीक है, वो तब तक व्यक्ति शादी नहीं करेगा जब एक सिंगल ही शादी कर सकता है, स्पाउसेस, यानी कि जब आई मीन कि अगर कोई जो है पति या पत्नी दोनों में से कोई एक अगर मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो ये कोई शादी हुआ, एक के रहते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो वो बाइगेमी विदाउट मेंसरिया जो है अब वो लाभ नहीं ले सकता है इसका कि हाँ ऐसी चीजें हैं कि हम नहीं सोचे थे, तो वो वहां पे 494 और 495 आईपीसी में लिखेगा, वहां पे जो है वो लायबल होगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे। उसके बाद जो है अब मुस्लिम लॉ के बारे में देखिए, बाइगेमी तो मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि 4 शादियां तो वैलिड मानी गई हैं, अगर वो 5वें शादी की बात करता है तो वहां पे जो है इसका जो है पनिशमेंट इसको मिलेगा। आई होप ये से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और देखो एक चीज कॉमन है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था 3rd नंबर आखिरी वाला जो है कि ये इंग्लैंड में तो ये दोनों नहीं था, लेकिन एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था जो यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसे बोलते हैं न्यायालय की अवमानना। ठीक है, न्यायालय की अवमानना, तो ये भी जो है यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है यहाँ पे है। ठीक है, न्यायालय के हमने बता दिया था न्यायालय की अवमानना जो है क्या चीजें होती हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कैसे क्या है। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं कि सिविल कंटेम्प्ट होता है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, अब उतना हम डिटेल में नहीं बताएंगे, जब आएगा वहां पे, तो बस अभी हम काउंटिंग करके बता दें, सिविल कंटेम्प्ट होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ठीक है, तो वो चीजें जिसके वजह से जो है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट को, तो ये होता है कि जो है व्यक्तिगत अपलेख। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट लाइबिलिटी। वहां पे तो लोग था व्यक्तिगत अपलेख। ठीक है, और 5वां नंबर जो है आखिरी है ये पब्लिक न्यूसेंस, वो ये काम था वहां पे ना, पब्लिक न्यूसेंस, लोकता। हमने बताया था कौन सा सेक्शन, 268, चैप्टर कौन सा, 14। ठीक है, 268 चैप्टर कौन सा, 14। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो इतने टोटल 5 थे। फिर से मैं रिकॉल कराता हूं कि देखो वहां पे देखो एक कौन सा था, ये दोनों तो इंग्लैंड में नहीं है। ठीक है, ये तीनों ही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहां पे था,
पब्लिक न्यूसेंस वहां पे था, प्राइवेट के जगह पे पब्लिक लाइबल लिख दिया था और कुछ नहीं था। ठीक है, बाकी जो है, बाकी जो इसमें जो 2-3 एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना कि किन किन जगहों पे जो है ये चीजें जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है ये फॉलो होता है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।